हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 के लिए हम लोग यूटेरिया वॉल्यूम 2 के आज सेट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले मैं 5 सेट आपको करा चुका हूं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ होता है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूं, जिसका लिंक नीचे होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सेट लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताया था कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ फैक्ट भी कराते चलूंगा, और करेंट अफेयर जो भी होगा उसे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि पुराना करेंट अफेयर दिया रहता है, उसको मैं अप टू डेट कर देता हूं। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है ये सेट में, तो सेट ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग स्कोर भी अपना जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन खुद से आपको सॉल्व करना होगा, मैं बस इसका आंसर बता देता हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले के आंसर हो जाएगा डी, 1800 रुपया, ठीक। पहले के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 50% एल्कोहल वाले 60 ml मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो 60 में आपको 40 आपको ml मिला लीजिएगा तो 100 ml हो जाएगा, और यहाँ पर एल्कोहल जो है 50% से घटकर 30% हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया है, ये पार्टनरशिप पर क्वेश्चन है, और इसे रोक लीजिए और क्वेश्चन बनाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी डी निकल कर आ जाएगा। इसकी 18,500 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 2.5 घंटे में कुल कितनी दूरी? तो धारा की दिशा दे रहा है, तो ये 10 में 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 12, और इससे गुणा कर लीजिए 2.5, क्योंकि धारा की दिशा में जुड़ जाता है, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 30 किलोमीटर की दूरी तय किया जाएगा, ठीक, 2.5 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक शंखवार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है, इसे बनाने में 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा? तो इसको आपको शंकु का सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो 60 मीटर और 24 मीटर दिया, तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको तिर्यक ऊंचाई निकल कर आइएगा तो 25 निकल कर आ जाएगा ना। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई इसको निकालिएगा तो 25 निकल कर आ जाएगा। तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो 550 इसका आपको वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और 5 से यहाँ पर डिवाइड आपको कर देना होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? 110 मीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ से सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर स्टार्ट होता है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत के जो रेलवे बोर्ड है उसके नए चेयरमैन सुनीत शर्मा को बनाया गया है। तो 6 का आंसर डी हो जाएगा। इससे पहले बीके यादव थे। अभी जो टोटल रेलवे जोन है भारत में, ये याद रखिएगा 18 है। भारत में ट्रेन का परिचालन लाल डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, और वो कहाँ से हुआ था? तो पहले वो आपको बॉम्बे कहलाता था, बॉम्बे के बोरी बंदर से लेके आपको थाने के बीच में हुआ था। अभी मुंबई या बम्बई कहा जाता है। तो ये बोरी बंदर बॉम्बे से थाने के बीच में कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर के सबसे पहले परिचालन किया गया था। और ये कब डेट आपको टू द डेट पूछेगा तो डेट भी याद रखिए, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक। 16 अप्रैल 1853 में ये शुरुआत किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तब रविन्द्रनाथ टैगोर जो साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है, ये दिया गया है राजकमल झा को दिया गया है। इनका एक उपन्यास है, कौन सा? तो द सिटी एंड द सी, और ये आपको निर्भया जो कांड हुआ था उस पर आधारित है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर इनके साहित्य के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रीय गान लिखे थे, और बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला इन्होंने ही लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ही एशिया में सबसे पहले बोले, या भारत में सबसे पहले बोले, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। तो भारत में बोले कि सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और पूरे एशिया में सबसे पहला माफ कीजिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2020 में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है। कुछ मैं आपको बता देता हूं, आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में कितना स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछ सकता है, तो 142वां स्थान है प्रेस वाला में भारत का, ठीक। फिर आपसे पूछ सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस मतलब विश्व शांति में आपको भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 101वां है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर चाइना है, और फिर दूसरे स्थान पर इंडिया हो जाएगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। ये सब आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा जो तैरते हुए आपको किया जा रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के ओमकेश्वर जो बांध है उसमें 600 मेगावाट का
आपको ये परियोजना शुरुआत किया जा रहा है, जो कि सौर परियोजना है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और 2022-23 तक ये आपको ऊर्जा भी देने शुरू कर देगा। तो ये हो जाएगा बी। आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है मध्य प्रदेश, या दे सकता है कि ओमकारेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन। ठीक, अगर परसेंटेज की दृष्टि से पूछे तो मिजोरम और मध्य प्रदेश में एक और आपको है कि जहाँ जनजाति कहाँ रहते हैं, तो ज़्यादातर जंगल में। तो आपसे ये पूछे कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहते हैं, तो मिजोरम में रहते हैं। आपसे ये पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको जनजाति कहाँ रहते हैं, ठीक, तो जनजाति जो रहते हैं ये मध्य प्रदेश में रहते हैं। जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश, क्योंकि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। और परसेंटेज के हिसाब से जो आपको वन है ये मिजोरम में ज़्यादा है, और जनजाति भी परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में ज़्यादा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पुस्तक जो है द लिटिल बुक ऑफ इनकोजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकोजमेंट जो है पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये दलाई लामा द्वारा लिखा गया है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो भारत में शीशे का दूसरा पुल जो है ये बिहार में ही बनाया जा रहा है। बिहार के किस शहर में? तो राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, ये भारत में दूसरा आपको शीशा का पुल है जो कि राजगीर में है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और ऐसा ही एक पुल जो बनाया गया था पहला, वो सिक्किम में पेलिंग में बनाया गया था। सिक्किम में मतलब बनाया गया था। ठीक, पहला जो पुल बनाया गया था भारत में। ठीक, दूसरा ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? राजगीर में बनाया जा रहा है। और इसके पश्चात आप देखिएगा उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाल ही में देखिए, अब आपसे ये इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में 2 जगह रोपवे बनाया जा रहा है। तो बिहार में जो पहला रोपवे बना ये राजगीर में, दूसरा कहाँ पर रोपवे बन रहा है? रोपवे आप देखिए, गाड़ी देखिएगा तार में लगा हुआ, एक जगह से दूसरे जगह आपको पूरा पहाड़ को जोड़ दिया जाता है। एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ पर ऊंचाई वाले स्थान पर आप देखिएगा ऐसे आपको रसरी रहता है, उसमें आपको ऐसे गाड़ी लगा, उसी में बैठ कर आदमी जाते हैं। ठीक, तो ये रोपवे बोला जाता है। ये रोपवे जो है एक आपको राजगीर में बन रहा है, और एक आपको कहाँ पर? तो बांका के मंदार जो पर्वत है यहाँ पर बन रहा है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। बिहार में 2 रोपवे बन रहा है, और राजगीर में तो शुरू हो चुका है। आपको जो मंदार पर्वत है बांका में, वहाँ पर भी बन रहा है, वहाँ पर भी शुरुआत हो रहा है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे आपको पूछे कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, आपसे पूछे और हाईएस्ट ग्लास ब्रिज कहाँ पर है? जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट ग्लास ब्रिज वो चाइना में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो वाणी का मतलब ही होता है वाईफाई से रिलेटेड है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म आप समझ जाइएगा। वाणी योजना बोल रहे हैं, WANI, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? वाईफाई सुविधा देने के लिए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। केंद्र ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता की जन्म तिथि को पराक्रम दिवस मनाने के लिए ये कहा गया है? किस राजनेता, आपको नेता जो थे ये हमारे क्रांतिकारी थे, और इनका नाम है जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ये कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो किनारा, ये सब इन्हें नहीं दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनका जन्म जो होता है 23 जनवरी को होता है, और 23 जनवरी को ही केंद्र सरकार ने बोला है क्या मनाया जाएगा? इनके जन्मतिथि पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। और वैसे ही आपको देखिएगा पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या बोला है इनके जन्मतिथि पर मनाने के लिए? तो पश्चिम बंगाल, आपको देखिएगा वेस्ट बंगाल ने बोला है देश नायक दिवस। देश नायक। ऐसे ही एक आपको पश्चिम बंगाल और दिवस मनाने के लिए बोला है 16 अगस्त को। कौन सा? तो खेला होबे दिवस, आपको फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए खेला होबे दिवस 16 अगस्त को। और एक भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? जो नीरज चोपड़ा भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक, ये 7 अगस्त को मनाएगा। और नीरज चोपड़ा कितना दूर तक भाला फेंके थे? 86.59 मीटर, या कहीं 8 मीटर भी दिया रहता है, ये याद रखिएगा। इतना दूर तक भाला फेंके थे और गोल्ड मेडल जीते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो भारत की प्रथम लिथियम जो रिफाइनरी है ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये गुजरात में स्थापित की जा रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि अभी जो लिथियम का भंडार मिला था वो कहाँ पर मिला था? तो वो कर्नाटक में मिला था। लिथियम का भंडार जो मिला था ये कर्नाटक में मिला था, और कर्नाटक के मांड्या जिला में लिथियम का भंडार मिला था। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको 3 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन है? फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर का आपको नाम बताना है। ये है जेहान दारूवाला। ये याद रखिएगा, नाम मतलब अजीब ही है, जेहान दारूवाला। ये आपको पहले ड्राइवर बने हैं, भारत के पहले ड्राइवर जेहान दारूवाला, जो कि आपको बहरीन में जो हुआ था, सखीर बहरीन में
शखीर ग्रां प्री के दौरान इतिहास रखा और फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक, लुइस हैमिल्टन का तो आप नाम जान ही रहते हैं, लुइस हैमिल्टन बार बार जीतते हैं। ठीक, और ये ब्रिटिश जो रेसलर है, मतलब कि कार चलाते हैं, ब्रिटिश जो आपको रेसिंग ड्राइवर है, मर्सिडीज चलाते हैं, लुइस हैमिल्टन, इनका भी नाम दिया रहता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये आपको देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहा है। ठीक, तो ये 22 मई को मनाया जाता है, हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, इसमें 2020 का भी थीम पूछ सकता है, 2021 का। तो 2020 का जो थीम है जैव विविधता के लिए, 2020 का जो थीम है, यहाँ पर 2020 लिख देते हैं और फिर 2021 लिख जाए, दोनों बता देते हैं। 2020 का जो अभी थीम है, ये कौन सा थीम इसका निर्धारित किया गया है, ये आपसे पूछे तो 2020 वाला थीम था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। लेकिन 2021 का सबसे महत्वपूर्ण है, जो याद करना है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, ये 2021 का आपको थीम है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि आपको कब मनाया जाता है? तो 22 मई को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब 22 मई तो 22 अप्रैल भी दिया हुआ है, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको पिछले बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो पृथ्वी दिवस का थीम है 2021 में, ये कौन सा है? तो यह है रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ इसका थीम है। ठीक, फिर आपका मन में आएगा तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को भी मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर है आपको 2021 में इसका थीम। फिर आप कहिएगा 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये सब याद रखिएगा। आप याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे दिवस, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये आपको देखिए 2020 से क्वेश्चन है। तो ये लुइस ग्लिक को दिया गया था ये नोबेल पुरस्कार, ये ध्यान में रखिएगा 2020 का। ठीक, तो इसका आंसर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2021 का पूछ सकता है, 2020 का तो छोड़िए, 2021 का अगर पूछेगा तो आप क्या लगाइएगा? 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। इन्होंने बुक लिखा था उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, ऐसा बुक लिखा था अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने, और इन्हें आपको मिला है 2021 के लिए साहित्य का पुरस्कार। ठीक, नोबेल पुरस्कार। अब देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो एशियाई खेल 2022 के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये आपको चीन में किया जाएगा। अगला जो एशियाई खेल हो रहा है ये कहाँ पर? चीन हो रहा है। चीन के कौन से जगह पर पूछ सकता है आपके? तो चीन के कौन से जगह पर होगा? तो होंगझाऊ जो शहर है वहाँ पर आपको, चीन के होंगझाऊ शहर में ये होने वाला है। और ये 19वें एशियाई खेल है, ये 19वें एशियाई खेल है 2022 में जो होने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगामी जैसे कि 2022 में हर 4 साल पर होता है, तो फिर 2026 में होगा, तो वो कहाँ पर होगा? फिर 2030 में होगा, वो कहाँ पर होगा? तो 2026 में जो होगा ये 20वां होगा, और ये होगा कहाँ? नगोया, आपको कहाँ पर है? जापान में, वहाँ पर होगा। फिर 2030 में होगा ये कतर में होगा, कतर दोहा जो है वहाँ पर होगा, दोहा कतर में होगा। ठीक, फिर इसके बाद आप देखिएगा 22वां का भी डेट निकाल दिया गया कि 22वां कहाँ पर होगा। 22वां कहाँ पर हो सकता है? तो ये रियाद सऊदी अरब में होगा 22वां। ठीक, और 20वां आपको कहाँ हुआ है? इससे आपको देखिए, इससे पहले आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ था, 2018 में कहाँ पर हुआ था? 20वां नहीं होगा, ये 18वां कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये 2018 में जो हुआ था ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक, इससे पहले जो हुआ था 2022 से पहले 2018 में हुआ है वो जकार्ता इंडोनेशिया में, 2022 में चीन में होने वाला है। 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? देखिए जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास नाम ही है इसका, ये 2 देशों के बीच में है, अमेरिका और भारत के बीच में होता है। ठीक, अमेरिका और भारत के बीच में एक और आपको युद्ध अभ्यास होता है, बर्ज प्रहार जिसे बोला जाता है, वो अभी कहाँ हुआ है? तो बकलोह नाम है जगह का, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वहाँ पर हुआ है। ठीक, फिर आपको मालाबार में देखिएगा 4 देश शामिल होते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अभी जो ये मालाबार एक्सरसाइज हुआ था 2021 में 25वां, ये गुआम तट जो है प्रशांत महासागर, वहाँ पर हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो हुआ है आपको युद्ध अभ्यास, ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। युद्ध अभ्यास जो अमेरिका और किसके बीच में होता है? इंडिया के बीच में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बजट 2021-22 में कितने उम्र से अधिक व्यक्तियों के लिए आपको टैक्स में छूट दिया गया है, इसके कर में छूट प्रदान किया गया है 2021-22 में कितने? तो ये 75 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? और देखिए 2000 आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट है आपको जो प्रेस आपको जो क्या है बजट जो है पेपरलेस बजट, तो फर्स्ट पेपरलेस जो बजट है यूपी सरकार ने पेश किया था और इंडिया भी पेश किया था 2021 में फर्स्ट पेपरलेस
बजट, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए अब, विश्व आर्थिक मंच के विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में हुआ? अब देखिएगा विश्व आर्थिक मंच जो है इसका बैठक अधिकतर कहाँ पर होता है, तो ये आपको होता है स्विट्जरलैंड के दुआस में। दुआस जो स्थित है जगह, वहां पर होता है, दुआस स्विट्जरलैंड में स्थित है। लेकिन जो ये विशेष वार्षिक बैठक हुआ है इस बार, ये आपको सिंगापुर में हुआ है। कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ये आपको इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है ये जनेवा मुख्यालय जो है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। जनेवा में और भी मुख्यालय है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड में ही जनेवा स्थित है, स्विट्जरलैंड में ही आपको जनेवा स्थित है, ये याद रखिएगा। दावेस स्थित है स्विट्जरलैंड में ही। और यहाँ पर रखिएगा, ये जो आपको स्विट्जरलैंड के जनेवा है, जनेवा, इसमें कौन कौन का मुख्यालय किसका किसका है? तो चलिए मैं बता दूं। सबसे पहले ILO, इंडियन, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व जो है आपको जो मजदूर संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय यहाँ पर है। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका आपको मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? जनेवा, आपको स्विट्जरलैंड में। फिर आपको होता है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये आपको वहीं पर पड़ता है। फिर WIPO, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? आपको जनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट समझौता किया है? तो बेका हुआ, लेमुआ हुआ, कोमकासा हुआ, ये सभी एग्रीमेंट जो किया गया है ये आपको भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है, ठीक। सबसे पहले कौन हुआ था? तो भारत और अमेरिका बीच में लेमुआ हुआ था, 2016 में हुआ था, इंडिया यूएस के बीच में। फिर आपको कोमकासा हुआ 2018 में, और अब जो हुआ है 2020 में, ये कौन हुआ है? तो ये हुआ है आपको बेका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाल ही में डॉक्टर वी संता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो डॉक्टर वी संता का निधन हो गया है, ये मशहूर क्या थी? तो ये कैंसर के जो रोग होता था उससे, उसके रिलेटेड ये आपको सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी डॉक्टर। और इनका नाम ये क्या थी? ये जो थी ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? चिकित्सा से रिलेटेड। और ये एक प्रकार के अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टडी ऑफ कैंसर को ही ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, ठीक। ये इनका निधन हो गया है, ऑन्कोलॉजिस्ट थी। 23 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिहार का पहला राजकीय पशु महोत्सव कलरव किस जिले में हुआ है? नागिनट्टी, नागिनट्टी जो पश्चिम बिहार है वहां पर हुआ है, और ये जमुई में हुआ है, ठीक। तो 24 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये याद रखिएगा, डी। जो बिहार का राजकीय पशु है, माफ कीजिएगा, बिहार का जो राजकीय पक्षी है, बिहार के जो राजकीय पक्षी है ये गौरैया है। और पूछे भारत का जो आपको राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, S-400 क्या है? S-400 मिसाइल सिस्टम है, और S-500 भी एक प्रकार का मिसाइल ही सिस्टम है, जो कि आप देखिएगा अलग अलग जो क्षेत्र से आपको आते हैं मिसाइल, उनसे रक्षा करता है। मतलब कि एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। देखिए ये मिसाइल वाला भी यहाँ पर दिया है, नहीं ये मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल सिस्टम है। मतलब कि एक वायु रक्षा आपको मिसाइल है, मिसाइल तो इससे छूटेगा, लेकिन जो बड़े बड़े बाहर से मिसाइल आएंगे उससे रक्षा करने के लिए। अब तो S-500 भी आपको रसिया ने बना दिया है, ये रसिया से भारत खरीद रहा है, और इसमें भारत 5 लेगा, 5 रसिया से लेगा S-400। और इसमें आपको कितना पैसा लगेगा? तो 35,000 करोड़ रुपया देगा रसिया को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यूएस ओपन 2020 में महिला एकल खिताब। देखिए यूएस ओपन 2020 में महिला ओपन खिताब के बारे में पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा है खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपको जीता था यूएस ओपन 2020 में, जो खिताब जीता गया था, महिला खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है। ये है आपको नोआमी ओसाका, जो कि जापान की है। और ये नोआमी ओसाका कौन सा जीती है 2021 में? तो 2021 में सबसे पहले कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलियन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन जो होता है एकल खिताब जो जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इन्होंने ही जीता है, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा, ठीक। 2021 में किन्होंने जीता है? ये जीता है। अब आपसे ये पूछे कि जो यूएस ओपन 2021 हुआ है, यूएस ओपन 2021 में महिला और पुरुष कौन कौन जीते हैं? तो अभी अब फिलहाल ये क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको दे सकता है। डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं, ये मेल में जीते हैं, डेनियल मेदवेदेव। और आपको महिला में जो जीती है ये है ईमा रेडुकानू, जो कि ब्रिटिश है, ईमा रेडुकानू जो ब्रिटिश है, इन्होंने जीता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश में की अध्यक्षता में किया गया? तो 2020 में पूछ रहा है G20 जो शिखर सम्मेलन है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया था, सऊदी अरब। फिर 2021 में किसकी अध्यक्षता? 2022 में, 2023 में। तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिपल आई, यहाँ पर आई। सबसे पहले 2021 में किसके द्वारा आपको किया जाएगा? किया गया, अभी हो गया, इसका इटली में किया गया है, ठीक। फिर आपको देखिएगा यहाँ पर 2022 में किसके द्वारा किया जाएगा? तो इंडोनेशिया द्वारा। फिर 2023 में इसका मेजबानी किसकी अध्यक्षता किया जाएगा? तो इंडिया द्वारा। तो ये याद रखिएगा, 2021 में इटली द्वारा किया गया, उससे पहले सऊदी अरबिया द्वारा 2020 में किया गया, 2022 में इंडोनेशिया द्वारा, और 2023 में भारत द्वारा किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल राज्य बन गया। केरल राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा सब्जियों को, ठीक। केरल में आपको जेंडर पार्क खोला गया, कोंजीकंड केरल में, ये याद रखिएगा, जेंडर पार्क खोला गया था कोंजीकंड केरल में, ठीक। और नीति आयोग जो एसडीजी गोल बताता है उसमें टॉप किसने किया था? तो केरल ही टॉप किया था, ये भी याद रखिएगा। केरल में जीरो हंगर है, जो कि ये आपको नीति आयोग जो आपको एसडीजी गोल में बताया था कि यहाँ पर केरल में जीरो हंगर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? सिंगल यूज प्लास्टिक को देश से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक रखा गया। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2022 तक बहुत से लक्ष्य रखे गए हैं, चलिए कुछ मैं लक्ष्य बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये हो गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर आपको हो जाएगा यहाँ पर कि पेट्रोल में 10% आपको क्या करना है? एथनॉल मिश्रित करना है, 10% एथनॉल मिश्रित करना है पेट्रोल में। तीसरा आपको क्या हो जाएगा? तो तीसरा यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा सबके लिए आवास मुहैया कराना, मीन्स कि सबके लिए घर मुहैया कराना, ये तीसरा हो जाएगा 2022 तक। मैं 2022 के तक सभी बता रहा हूँ। फिर चौथा में क्या किया गया, कहा गया है कि किसान की आय दुगनी करना 2022 तक। फिर पांचवा में क्या कहा गया है कि सभी गांवों को ब्रॉडबैंड जो है नेट से जोड़ना, ठीक। तो ये भी कहा गया है। तो ये 5 ऐसे आपको वादा किए गए हैं 2022 तक। अभी इसमें से कितना पूरा हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये आप तय कीजिए और आप जानिए, ठीक। एक और किया गया है, एक और वादा किया गया है, ये याद रखिएगा कि जैसे कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें आपको हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% तक करना है। जीडीपी के जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें से 17% से बढ़ाकर 25% करना है 2022 तक, ये भी आपको कहा गया था। लेकिन इसमें से कितना पूरा हुआ आप खुद ही अंदाजा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? पूरी तरीका से, यहाँ देखिए दिया हुआ है पूरी तरीका से, ये ना कि पहला दे रहा है, ठीक। तो पूरी तरीका से जो संचालित हवाई अड्डा हो जाएगा ये पांडुचेरी हवाई अड्डा हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर सी हो जाएगा। अगर यही आपको पूछे कि फर्स्ट सोलर जो फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कौन सा था, तो वो कोचीन था। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल में, वो फर्स्ट जो था सोलर एयरपोर्ट जो था, वहाँ पर सोलर सिस्टम वाला लगाया गया था। और ये पूछे कि पूरी तरीका से हवाई अड्डा, तो हो जाएगा पांडुचेरी। आपसे पूछे कि फर्स्ट सोलर विलेज कौन सा है, तो मोढेरा है, जो कि गुजरात में है। मोढेरा जो गुजरात में स्थित है, ये फर्स्ट सोलर विलेज है, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता? किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता ये आपको बताना है निम्नलिखित में, ठीक। तो इसमें से हो जाएगा आपको क्या? तो 31 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, ठीक। देखिए हाइड्रोजन बंधन क्या होता है, तो जब हाइड्रोजन बंधन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्रिया करता है तो इनके यौगिक के बीच में एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है, ठीक। जैसे कि आपको HF में हो जाएगा, H2O में हो जाएगा, NH3 में हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक। फ्लोरीन हो जाएगा। और ये पूछे कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट हो जाएगा आपको स्वतंत्र रूप से, ये कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को लूनर कास्टिक के रूप से जाना जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर दिया हुआ है आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड क्या है? तो जो कृत्रिम बादल होता है उसके निर्माण में सिल्वर आयोडाइड का निर्माण किया जाता है। फिर यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक और देता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का आपको कहा, तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आराम से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? इसमें से आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा क्लोरीन। और क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो क्लोरीन का इस्तेमाल पानी में जो जीवाणु होते हैं उसको मारने के लिए होता है। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है, और जगह भी बहुत होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, ये ध्यान में रखिएगा। 33 के आंसर ए हो जाएगा। गंदे जगह पर देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर छिपा रहता है, मतलब कि उजला उजला पाउडर रहता है, उसमें क्लोरीन ही रहता है, जो कि जीवाणु जो गंदा होता है उसको मारता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रेनोकाइट जो है ये किसका अयस्क है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये कैडमियम का है। कैडमियम का उपयोग देखिएगा, या ग्राफाइट का, कैडमियम का, ये सब का उपयोग आपको जो होता है, जो एटॉमिक भट्ठी होती है उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक। जो आपकी विखंडन प्रक्रिया होते हैं उसमें ये इसका उपयोग किया जाता है। 34 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गन मेटल मिश्र धातु का अयव है। जो गन मेटल बनता है ये किससे किससे मिलकर बनता है? तो तांबा, जिंक और टीन से मिलकर गन मेटल बनता है। तांबा, जिंक और टीन, इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तांबा, जिंक और टीन से मिलकर, ठीक।
तांबा जिंक और टिन आपको गन मेटल बनता है। तांबा जिंक और निकल क्या बनता है, तांबा जिंक निकल मिलकर आपको जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक, वैसे ही तांबा जिंक और लोहा मिलकर क्या बनता है, तो तांबा और जिंक और लोहा मिलकर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बनता है ये आपको डेल्टा मेटल अवयव कहा जाता है, इसे डेल्टा मेटल। ठीक, आपको तांबा और जिंक मिल जाता है तो पीतल भी बन जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। तो किसे मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है, ये कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, शाइनोकोबालिन है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, पांडु रोग हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। यूरोपा जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये है बृहस्पति का। और बृहस्पति का कुछ प्रमुख उपग्रह जैसे गैनीमीड हुआ, यूरोपा हुआ, कैल्सिटो हुआ, और एक जैसे कि जो गैनीमीड है ये बृहस्पति। देखिए बृहस्पति ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो गैनीमीड हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का बृहस्पति का ही उपग्रह है। शनि का एक उपग्रह टाइटन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मंगल का 2 उपग्रह है, डिमोस और फोबोस, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि शरद विषु की स्थिति कब होती है। शरद विषु, विषु मीन्स होता है कि जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं उसे विषु हो जाता है। शरद के मौसम में शरद विषु, और आपको पूछता है कि शरद के मौसम में जो शरद विषु होता है ये कब होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 सितंबर को। शरद में जो शरद विषु होता है 23 सितंबर को होता है, और विषुवत रेखा पर जो सूरज होता है लंबवत होता है, इसलिए आप देखिएगा दिन रात की अवधि बराबर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, विषु बोला गया है। ठीक, अब देखिए दिन रात की अवधि बराबर रहने और ऋतु की समानता के कारण ही इसे विषु कहा जाता है, और दिन रात इसमें बराबर होता है। ठीक, 21 मार्च को बसंत विषु होता है, 21 मार्च को बसंत विषु, और 23 मार्च को क्या होता है, तो शरद विषु होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मैना ज्वालामुखी कहाँ पर है, मैना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो ये फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर है, फिलीपींस में, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर स्थित है अंडमान सागर, और दक्षिण चीन सागर को जो जोड़ती है यह है मलाक्का जल संधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक, मलाक्का जल संधि आपको जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। वैसे ही आप देखिएगा सुंडा जल संधि इसके ही करीब है, जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। एक आपको युकाटन जल संधि कहाँ पर पड़ता है, तो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को युकाटन जोड़ता है। पाक ये कहाँ पर पड़ेगा, तो श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ेगा पाक जल संधि, ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन जो बांध है ये किस नदी पर स्थित है, तो यह है कोलोरेडो नदी पर। कोलोरेडो नदी पर स्थित है, ये याद हो जाए, इसका आंसर ए हो जाएगा, डायरेक्ट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, तो अलास्का की धारा। अलास्का की धारा एक गर्म जलधारा है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर की, यह ठंडी जलधारा नहीं है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए भारत मानक समय रेखा है ना, मुख्यतः 4 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए 4 राज्य नहीं 5 राज्य, याद रखिएगा 5 राज्य, जैसे कि जो 82.5 डिग्री यहाँ पर देशांतर रेखा है वहीं तो भारत के यहाँ से गुजरता है, यहाँ पर इलाहाबाद के नैनी से स्टार्ट होता है, ऐसे आपको गुजरता है, इसे ही भारत का समय रेखा बोला जाता है, जो कि 5.5 घंटा आगे है। जो मेन जो 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा है इसकी, ग्रीटन की जो ग्रीनिच रेखा है वहाँ से आपको ये 82 डिग्री आगे है, इसकी 5.5 घंटा आगे है। ठीक, सबसे पहले आपको भारत में आपको सूरज निकलेगा, उसके बाद इंग्लैंड में निकलेगा, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले यूपी, उसके बाद नीचे मध्य प्रदेश आ जाता है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ देखिएगा, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए निकल जाता है। ठीक, तो इसमें से पूछ रहा है कि होकर गुजरती है, तो उड़ीसा से होकर गुजरता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। मुख्य भूमि का ये पूछ रहा है, मतलब कि ये पूछ रहा है यहाँ का जो दक्षिणतम बिंदु है जो कि रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ पर आपको पूछ सकता है केप केमोरिन इसका नाम है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी के तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, और रामेश्वरम भी वहीं पर स्थित है। अब जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। भारत के सुदूर आपको दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो ये हो जाएंगे, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ये कौन सी जगह पर, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में, अगर पूछे द्वीप का नाम तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन, इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे दक्षिणतम आपको बिंदु पड़ता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है ये आपको बताना है। तो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। और म्यांमार के साथ किसका किसका लगता है? तो एक तो अरुणाचल प्रदेश का लगता है, दूसरा नागालैंड का लगता है, तीसरा मिजोरम का लगता है और चौथा मणिपुर का। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ आपको बाउंड्री बनाते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा, ये पूछा कि निम्न से कौन सा देश पश्चिम बंगाल के साथ नहीं आपको सीमा बनाता है? तो म्यांमार नहीं बनाता है। बाकी पश्चिम बंगाल भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से टच करता है। क्वेश्चन नंबर 46 कि मुलिंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मुलिंगला दर्रा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया है, किस में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मुख्य रूप से कौन कौन सा दर्रा है? तो मुलिंगला है, मानाला है और नीति दर्रा है। यह उत्तराखंड का मुख्य दर्रा है, यह भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 47 देखिए, टोंस किस नदी की सहायक नदी है? तो टोंस जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? यमुना। तो यमुना की ये सहायक नदी कौन सा है? टोंस नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, ठीक। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा। गंगा कहाँ पर आकर यमुना गंगा में मिल जाती है? तो ये प्रयागराज, इसकी इलाहाबाद में आपको मिल जाती है आकर, ठीक, संगम बनाती है। तो ये आपको 57 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 58 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 था, क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दुग्ध जलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो दुग्धधारा हुआ या कपिल धारा हुआ या धुआंधार हुआ, ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी? नर्मदा। और नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी 2 नदियां मुख्य रूप से है जो कि पश्चिम में जाकर गिरती है अरब सागर में रिफ्ट वैली से होकर, ठीक। ये ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमाड़ी जो नस्ल है ये एक प्रकार की गाय की नस्ल है। जैसे गिर हुआ, साहिवाल हुआ, सिंधु हुआ, ये आपको नगोरी हुआ, जर्सी हुआ, ये आपको निमाड़ी हुआ, ये किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है। 49 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? किस लौह अयस्क में लोहे का अंश जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है? क्वेश्चन नंबर 50 है। तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश सबसे ज्यादा होता है। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश 72% तक होता है। उसके बाद हेमेटाइट का स्थान आता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें लोहे का अंश सबसे ज्यादा होगा किसमें? मैग्नेटाइट में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो भारत में कौन सा राज्य ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और वो राज्य जिसका आपको जो कोस्टल बाउंड्री है सबसे ज्यादा है तो गुजरात हो जाएगा, ठीक। तटीय रेखा सबसे ज्यादा गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि शक्ति का विमीय सूत्र कल भी मैंने बताया था, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको। शक्ति का जो विमीय सूत्र होता है ये होता है ml/T-3। ये हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपको शक्ति होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है ये वाट होता है। और आपको यही पूछ सकता है कि कार्य का क्या होता है? तो जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। और एक कैलोरी में कितना आपको जूल होता है? तो 4.2 होता है। एक कैलोरी जो होता है ये 4.2 जूल के बराबर होता है, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, ध्वनि का तरतत्व निर्भर करता है। कल ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन कुछ रिपीट आपको दे दिया गया है। ये जो आप क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन आपके आता है। तो ध्वनि का जो तारतत्व है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति को जो एसआई यूनिट होता है ये हर्ट्ज होता है, ठीक। और जो वेवलेंथ होता है उसका यूनिट जो होता है ये मीटर होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में जो साइड मिरर होता है उसके रूप में आपको किसका किया जाता है? तो आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग और कौन कौन से जगह पर किया जाता है? तो ज्यादा तिरछा जहां पर मोड़ होता है ना वहां पर आपको लगाया जाता है उत्तल दर्पण, ठीक। फिर जहां पर आपको स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, नीचे रोड में आप देखिएगा या बगल बगल में जो लैंप लगाया जाता है स्ट्रीट लाइट वाला, ठीक, मुड़ान के पास, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये 54 के आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो बाहर की ओर तो सभी लोगों को पता है लाल रंग होता है, और अंदर की ओर कौन सा होता है? बैगनी होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष दे रहा है तो यहाँ पर ये देख सकता है कि प्राथमिक कलर कौन कौन सी है। तो प्राइमरी कलर जिसे बोला जाता है प्राथमिक कलर, तो रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा। रेड, ग्रीन, ब्लू हो जाएगा, ये प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी कलर हो जाता है। रंगीन टीवी में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राथमिक कलर 2 मिला दिया जाए तो ये सेकेंडरी कलर बन जाता है, ठीक। जैसे कि सेकेंडरी कलर में सियान हो जाएगा, पीला हो जाएगा, मेजेंटा हो जाएगा, ये आपको कौन सा होता है? सेकेंडरी कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? ये बताना है कि कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 56 है, ठीक। ये बताइए इनमें से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स जो तरंग है, एक्स तरंग, ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था?
जो दृश्य विकिरण है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, और इसका तरंगधर देता है, और ये एग्जाम से सबसे वीवीआई क्वेश्चन है इसके तरंगधर जब पूछता आता है तो इसकी खोज तो सबसे पहले न्यूटन ने किया था। ठीक, इसकी खोज किया था न्यूटन ने, ये याद रखिएगा, दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। और इसका जो आपको तरंगधर अब ये पूछ सकता है कि इसका तरंगधर क्या होता है, तो 3900 से लेके आपको 7800 के बीच में होता है, ये याद रखिएगा, 3900 से लेकर 7800 के बीच में एंगस्ट्रॉम में आपको तरंगधर को मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, जो आपको सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है ये किसका होता है, और सबसे कम पूछ सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है ये अवरक्त किरण का होता है, जिसे इंफ्रारेड रेडिएशन बोला जाता है। ठीक, और सबसे कम जो होता है, ये मिनिमम जो होता है वेवलेंथ, वो गामा रेज का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट निम्न में से कौन सम्मिलित है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब यह है कि एक तो अनुच्छेद 1 भी दे दिया गया है और यहाँ पर दे दिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स भी, तो ये आपको दो चीज़ यहाँ पर ये अलग अलग दे दिया गया। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है हमारे संविधान के अनुच्छेद पहले में ही दिया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत का राज्य जो भारत का नाम होगा इंडिया होगा या भारत होगा। ठीक, ये बात दिया हुआ है। इसके आंसर जो बताया गया है यहाँ पर दिया गया है केवल राज्य, 58 के आंसर जो दिया है केवल राज्य दिया है, ये याद रखिएगा। इस संविधान के भाग 1 में इसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 के संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है, ये भी ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बार बार मैं आपको क्वेश्चन कराते रहता था, देखिए क्वेश्चन आ गया। तो मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को, जिसमें फंडामेंटल राइट दिया है, और फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। और पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार है। 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको आपको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A में डालकर लीगल राइट बना दिया गया। तो अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। संसदीय प्रणाली में जो शून्यकाल देन है ये भारत की देन है। ठीक, भारत की देन है संसदीय प्रणाली में। और शून्यकाल किसके बाद होता है, तो प्रश्नकाल के जस्ट बाद आपको 0 आवर होता है, इसकी शून्यकाल होता है। ठीक, ये आधा घंटा आपको समय मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा, 12 बजे के बाद ही ये होता है, और आधा घंटा समय दिया जाता है इसमें, जो अचानक कोई भी जरूरी वाला प्रश्न है उसको पूछने के लिए। ठीक, ये प्रश्नकाल के बाद ही होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया था। तो केंद्र राज्य सुधार के लिए बहुत से समिति का गठन किया गया था, जिसमें से तमिलनाडु जो सरकार है ये राजमन्नार समिति का गठन किया था। राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था, 1970 में किया गया था। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1983 में। ये भी आपको रिपोर्ट देने के लिए, ये आपको केंद्र राज्य के लिए पुंछी आयोग का, जो पुंछी आयोग है, पुंछी कमीशन, इसका आपको 2007 में किया गया था। रिपोर्ट कब दिया था पुंछी ने, 2010 में। सरकारिया ने रिपोर्ट कब दिया था, 1988 में रिपोर्ट दिया था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। देखिए अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि अभी तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है, या ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि नहीं हुआ है, किस वर्ष नहीं हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो जिस वर्ष हुआ है अगर याद रहेगा तो किस वर्ष नहीं हुआ है वो भी आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लगा था इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, तब फिर आपको वहीं आपको आगे एक्सटेंड रहा था, आपको याद रखिएगा 1965 तक। ठीक, फिर आपको द्वितीय जो लगा 1971 में लगा, जब बांग्लादेश बनकर अलग हुआ पाकिस्तान से, तो युद्ध हुआ था उस समय। और फिर तृतीय जो हुआ था 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने लागू किया था। तो कब नहीं लागू हुआ था, तो 1965 में नहीं लागू हुआ था, क्योंकि 1962 वाला ही आपातकाल 1965 तक चला गया था। ठीक, तो 62 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 1965 में भी आपको पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 1962 में चाइना से युद्ध हुआ था। 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश निकल कर आया, और 1975 में आपको आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी द्वितीय जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाया गया है, एक ही अध्यक्षता किसने किया था। तो द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी जो अध्यक्षता किया गया था ये बीपी मंडल द्वारा किया गया था। और ये लागू कौन थे, तो बीपीसी ने लागू किए थे, तो बीपी मंडल द्वारा ये आपको किया गया था। ठीक, और ये बनाया किसने था, आपको बनाया गया था इसकी, तो ये बनाया गया था कब, तो 1979 में बनाया गया था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक, बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे पहला जो बनाया गया था, काका केलकर कमीशन जो है ये सबसे पहला है, जो कि 1953 में बनाया गया था। ठीक, और ये अपना रिपोर्ट 1955 में सौंपा था। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी सबसे पहले आपको याद रखिएगा। तो ये आपको नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी कब बनाया गया था, इसकी ये नेशनल एक कमीशन बनाया गया था ओबीसी के लिए, ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1993 में।
डेट पूछ सकता है कब, तो 14 अगस्त 1993। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो कम से कम कितना दिन दिया हुआ है, तो ये 60 दिन दिया हुआ है। 60 दिन के बाद अगर ज़्यादा रहते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दिन में हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 माह में तो आपको फरवरी भी हो सकता है, फरवरी में तो 28 दिन होता है, फिर मार्च में तो वो तो 60 दिन हुआ नहीं, तो इसलिए 60 दिन कहीं ना कहीं आपको आंसर देना चाहिए इसे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 60 दिन कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय को विधि बनाने का आपको हेतु अधिकृत कर सकता है। तो राज्यसभा जो है ये आपको अधिकृत कर सकता है, जो अगर लगे कि ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए, तो ये किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, तो आर्टिकल 249 के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। राज्य सूची के आपको समवर्ती सूची और आपको जो केंद्र सूची है इसमें आपको अलग अलग सूची सब्जेक्ट दिए होते हैं जिस पर इन लोगों का कानून बनाना पड़ता है। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार बना सकता है, इसकी संसद बना सकता है। राज्य सूची जो है उस पर अलग अलग राज्य बनाते हैं और जरूरी पड़ा तो केंद्र सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून सर्वोच्च माना जाएगा। फिर समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, और ये इस पर भी अगर मतभेद होता है तो केंद्र सरकार वाला ही कानून सबसे सर्वोच्च होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, जो सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किया गया था, पहले आपको केंद्र सूची में 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन फिलहाल अभी 100 सब्जेक्ट है। वैसे ही राज्य सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी कितना बचकर हो गए हैं, 61 सब्जेक्ट बच गए हैं। वैसे ही आपको देखिएगा समवर्ती सूची में पहले कितना सब्जेक्ट थे, 47 थे, लेकिन बढ़कर कितना अब हो गए हैं, 52 हो गए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी बोला जाता है, इसकी अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आया था 1967-68 में आया था, और इसकी जो अवधारणा आप देखिएगा किस समिति ने दिया था, ये आपको हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था। भारत में सबसे पहले आपको जेंडर बजट जो पेश किया गया था, ये किसके द्वारा पेश किया गया था और पहली बार पेश किया गया था, तो ये आपको 2005-06 में जेंडर बजट पेश किया था भारत में सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा 2005 में ये आपको। और यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जीरो बेस्ड बजट है, ये सबसे पहले किस आपको संस्था ने किया था। तो ये सबसे पहले आपको जो किया गया था जीरो बेस्ड बजटिंग, ये सबसे पहले किसने किया था, ये आपको पूछ रहा है। तो ये किया गया था द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 1983 में। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले ये आपको किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आगे भी है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो जेंडर बजट सबसे पहले किस राज्य ने किया था। तो ये आपको 2021 में ही आंध्र प्रदेश ने किया था आपको बजट पेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीबी सूचांक के लिए आयामों में शामिल नहीं है। तो जो बहुआयामी गरीबी सूचांक है इसमें कौन से शामिल नहीं है। ठीक, ये यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है। ठीक, इसमें कौन सा नहीं शामिल है, जिसे एमपीआई बोला जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, और ये आपको याद रखिएगा एसडीआई से अलग है। ठीक, एसडीआई से आपको क्या अलग है, एमपीआई अलग है। एमपीआई का फुल फॉर्म होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि यही पूछ रहा है बहुआयामी गरीबी सूचांक में भारत का ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो ये याद रखना चाहिए आपको कौन कौन शामिल है, तो याद हो जाएगा कौन सा शामिल नहीं है। ये यूएनडीपी द्वारा ही जारी किया जाता है, और ये जो इसमें हो जाएगा खुद यहाँ पर स्वास्थ्य शामिल होता है, शिक्षा होता है और जीवन निर्वाह के स्तर होता है। बाकी यहाँ पर सी आंसर निकल कर आ जाएगा, ये शामिल नहीं होता है बहुआयामी गरीबी सूचांक में। भारत का रैंक कितना है बहुआयामी गरीबी सूचांक में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 62 रैंक है। और आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का रैंक एसडीआई में कितना है, एसडीआई, तो इसमें आपको भारत का रैंक है 131, और ये जो 62 है ये किस में है, तो एमपीआई, मतलब कि एमपीआई का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया था आपको, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 है, अदृश्य निर्वात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्वात का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो निर्यात आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे, मतलब अदृश्य होता है। ठीक, ये कौन सा निर्यात होता है, तो ये होता है सेवाओं का निर्यात, अदृश्य होता है क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना, तो सेवाओं का निर्यात क्या हो जाता है, अदृश्य होता है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, पहले का एक प्राथमिक होगा, दूसरे पर उद्योग आ जाएगा, तृतीय पर सेवा क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, 69 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो सर्विस सेक्टर जिसे बोला जाता है, सर्विस सेक्टर जो है सेवा सेक्टर का आपको जीडीपी में लगभग 54% का योगदान है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद द इंडस्ट्री सेक्टर जिसे द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है, इसका है 25.9% अभी योगदान है। ठीक, जीडीपी में भारत का,
मतलब, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में इसके प्राथमिक क्षेत्र का अगर बोले तो 20.1% अभी योगदान है, ये भी ध्यान में रखिएगा जीडीपी में भारत का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 70 है। तो ये बाल विवाह से संबंधित है। 1930 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया था, और इस अधिनियम के तहत आपको लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष बताया गया था, और लड़कों की उम्र 18 वर्ष का कहा गया था। लेकिन अभी जो है, अभी आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से न्यूनतम और लड़कों का 21 वर्ष से शादी करने के लिए, यह बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो जो स्वराज शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था जो ये कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था कांग्रेस का, इसमें हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको जो है ये दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, जो कि धन का व्यायाम सिद्धांत जो है बाहर की तरफ जो इंग्लैंड अपने देश में भेजता था। ठीक, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है। अब यहाँ पर देखिए 1905 के लिए पूछ सकता है कि 1905 का जो अधिवेशन किया गया था वो कहाँ और कब किया गया था? तो 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपको बनारस में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फिर 1907 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस दो दल में बटा था, गर्म दल और आपको नरम दल में, और इसका कांग्रेस का आपको विभाजन हो गया था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था, जो कि सूरत अधिवेशन उस समय हुआ था। ठीक, ये सब आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह ये था कि गांधी जी बोलते थे कि सत्याग्रह करो, विरोध करो अंग्रेजों का, और अगर हो सके तो आपको जेल भी जाओ। ठीक, मतलब कि खुलेआम। तो ये जो किया गया था, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू किया गया था ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1940 में शुरुआत किया गया था। और सबसे पहला सत्याग्रही पूछ सकता है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे, ये आपसे पूछ सकता है। द्वितीय पूछ सकता है और तृतीय भी पूछ सकता है। ठीक, ये तीनों पूछ सकता है। ये अगर डेट वाइज पूछे कि कब किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो 11 अक्टूबर को किया गया था। 11 अक्टूबर 1940 से स्टार्ट किया गया था। और सबसे पहला इसमें जो सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे। सबसे पहला जो सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये विनोबा भावे थे। दूसरा कौन थे? दूसरा आपसे पूछ सकता है तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा भी याद रखिएगा, तीसरा भी पूछ सकता है। तीसरा कौन थे आपसे पूछ सकता है? तो ब्रह्मदत्त थे। तीसरा ब्रह्मदत्त। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था विनोबा भावे द्वारा महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, ये भी याद रखिएगा। और ये उस समय आपको पूछ सकता है कि आपको गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड लिनथियंगो जो था वो आपको गवर्नर था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, देखिए 73। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? जो त्रिपुरी संकट आया था आपको 1939 में आया था त्रिपुरी संकट, इसके बाद आपको कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे आपको कौन? तो आपको सुभाष चंद्र बोस ने। और ये संकट आया था, उसके बाद जो अध्यक्षता किया गया था यह राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म आपको सिवान में हुआ था, भारत के सिवान में हुआ था, मतलब सिवान जिला है। ठीक, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, और राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के 3 बार तक आपको अध्यक्षता चुनने के लिए मौका मिला था। ठीक, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में ओम ऑक्टोबियन हुरुम द्वारा, और सबसे पहले अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। राजेंद्र प्रसाद को भी 3 बार अध्यक्षता करने का मौका मिला था। कब कब? तो 1934 में सबसे पहला आपको मिला था मौका इनको, बॉम्बे के जो आपको मिला था बॉम्बे सेशन में। फिर 1939 में देखिएगा, 1939 में भी इनको मौका मिला था त्रिपुरी संकट में। ठीक, ये याद रखिएगा। और फिर 1947 में भी इनको मौका मिला था अध्यक्षता करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद से संबंधित है। किस? यजुर्वेद। वेदों की संख्या टोटल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन और बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है, और इसी में गोत्र का भी उल्लेख है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण जाति व्यवस्था वाला भी जो प्रावधान दिया अथर्ववेद में ही दिया है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो यजुर्वेद है इसमें किसका मंत्र है? तो यज्ञ जो है, यज्ञ की क्रिया विधि जो ये सब है इसके मंत्र है, और इसको 2 भाग में है। यजुर्वेद 2 भाग में हो जाता है, एक शुक्ल आपको हो जाता है, एक कृष्ण हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता आपसे पूछ रहा है, तो इसका नाम है सोमदेव। सोमदेव जो है ये कथा सरित सागर के रचयिता है, ये भी याद रखिएगा। इससे आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि कौन हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के जो किनारे स्थित है ये कौन सा है? कलिबंगा है। कलिबंगा घग्गर नदी के किनारे है, यह याद रखिएगा। और जो आपसे ये पूछ सकता है कि चुनहोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो चुनहोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, सिंधु। और बनवाली आपसे पूछ सकता है किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है बनवाली। अभी तो सरस्वती नदी है नहीं, विलुप्त हो चुकी है। ठीक, फिर आपसे ये पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, पिछली बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, ये पूछ सकते हैं कि मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदारो भी सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है उदयन किस वंश का शासक था?
जो उदयन था ये किस वंश का शासक था? तो उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश प्राचीन वंश माना जाता है और हर्यक वंश के जो आपको संस्थापक माने जाते हैं ये बिंबिसार हैं। बिंबिसार को आपको उनके बेटा ने वध कर दिया था, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कौन मार दिए? तो उदयन ने मार दिए थे। और ये सभी आपको हर्यक वंश के अंतर्गत आते हैं। और हर्यक वंश के सबसे लास्ट जो आपको थे नाग दशक थे, जिसको मारकर शिशुनाग ने शिशु नाग वंश की स्थापना किया था। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूछा उदयन किस वंश के अंतर्गत आता है? तो हर्यक वंश के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत जो किया गया था 319 ईस्वी में किया गया था। ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश को मामूलिक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक मीन्स चंद्रमा होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश आता है उसके संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने आपको जो अपना राजधानी माना था ये लाहौर में माना था। और ये आपको इनको वास्तविक अगर पूछे दिल्ली के वास्तविक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वास्तविक सबसे पहला शासक तो ये इल्तुतमिश था, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपको जो सुल्तान वाला है ये आपको पदवी नहीं धारण किए थे, आपको स्वतंत्र रूप से राजा अपने को घोषित नहीं किए थे। ठीक, कहीं ना कहीं फिर भी गुलामी मान रहे थे। ठीक, तो ये इसके लाहौर राजधानी था। और तो इसके बाद इल्तुतमिश बनता है, इसका दामाद और गुलाम भी था इल्तुतमिश। और ये आपको गद्दी पर बैठता है तो राजधानी कहाँ आ जाता है? दिल्ली आ जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? दीवान ए आरिज नामक जो सैन्य विभाग है इसका गठन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक, बलबन ने दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। सैन्य कोई भी मजबूत करेगा जिनको साम्राज्यवाद करना है, जिनको जो निरंकुश होते हैं, जो कि अपने बल पर पूरा साम्राज्य को जीतना चाहते हैं। ठीक, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी बढ़े। जैसे कि आपको देखिएगा बाद के समय में आप देखिएगा कि आपको अलाउद्दीन खिलजी भी आर्मी में काफ़ी आपको संशोधन किया था। कैंटीन वाला व्यवस्था, घोड़ा दागो व्यवस्था, चेहरा पहचानो व्यवस्था, हुलिया पहचानो, ये सब लागू किया था आपको किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बलबन ने देवास आपको जो सजदा एंड दवास की जो प्रथा है ये लागू किया था। सजदा एंड पावोस, दवास नहीं पावोस है, ये प्रथा लागू किया था, जैसे कि राजा के सामने जाकर साष्टांग गिर जाना और उनका हाथ लेकर चूमना, ये सब प्रथा। ठीक, याद रखिएगा। रक्त और लौह की नीति अपनाया था बलबन ने कि एक अगर गलती करे तो पूरा खानदान को ही उसका खत्म कर दिया जाना चाहिए। बलबन जो है क्रूर शासक माना जाता है। देवीय सिद्धांत सबसे पहले इसने ही लागू किया था कि इसकी राजा जो होते हैं ये भगवान के रूप होते हैं, देवीय रूप होते हैं, ये भी आपको बलबन ने ही लागू किया था। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 81 देखिए, तारीख है फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तारीख है फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो जाउद्दीन बरनी द्वारा किया गया था। जाउद्दीन बरनी द्वारा यह किया गया था, ये याद रखिएगा। अबू फजल कौन कौन किए थे? तो अकबरनामा किए थे और आईने अकबरी लिखे थे अबू फजल। ठीक, ये याद रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो किया गया था ये किस वर्ष किया गया था आपको बताना है। ठीक, ये कब किया गया था? डेट भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, तो ये तो आपको याद होना चाहिए 1932 में किया गया था, लेकिन डेट पूछे तो 16 अगस्त 1932 को। ठीक, अब देखिए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और इन्होंने ही सांप्रदायिक पंचांग या सांप्रदायिक निर्णय लेने की घोषणा किया था। और ये क्या किए थे कि हिंदू धर्म से जो है ये जो अब दलित है इनको अलग कर दिए थे और फुट डालो और राज करो का अगला शासन ये अपना रहे थे। अलग अलग ये आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभेद कर। ठीक, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी गुस्सा हो जाते हैं और आपको जो पूना में रदा जेल है अनशन पर बैठ जाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में पूना पैक्ट होता है। ठीक, जो कि 24 सितंबर 1932 को होता है। फिर से याद रखिएगा, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को होता है। अंबेडकर और गांधी जी में। यरवदा जेल कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक, और ये इसी के विरुद्ध होता है, सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध ही। 82 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? जो खेड़ा का युद्ध हुआ था ये 1707 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। खेड़ा के युद्ध किसके साथ हुआ था? शाहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू जी जीत जाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस जंतु में गमन करने के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? जो गमन करने के लिए कुटपाद पाए जाते हैं ये किस में पाए जाते हैं? तो अमीबा में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की सरसों किस कुल का पौधा है? जो सरसों है ये किस कुल का पौधा है? तो ये क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी कुल के पौधों में सरसों आ जाते हैं, मूली आ जाता है, आपको शलजम आ जाता है, ये सब क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। 85 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु है। जो क्लोरोफिल है जो कि पत्तियों के हरा रंग इसी कारण होता है। तो ये आप देखिएगा प्रकाश संश्लेषण इसमें ही होता है, आप देखिएगा। तो ये जो होता है ये क्लोरोफिल जो होता है ये इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ये दे रहा है कि त्रिवलनली
कपाट पाया जाता है, त्रिमूलनी कपाट जो पाया जाता है ये किसके बीच में पाया जाता है? तो ये दाय अलिंद और दाय नीला के बीच में पाया जाता है। दाय अलिंद और दाय नीला के बीच में, दाय अलिंद और दाय नीला के बीच में पाया जाता है त्रिमूलनी कपाट। ठीक, तो 87 का आंसर बी हो जाएगा। 88 देखिए, मस्तिष्क का वो कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? ये मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो ये सेरेबलम होता है। कौन होता है? सेरेबलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। सेरेबलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है सबसे छोटा ग्रंथि मास्टर ग्रंथि इसे बोला जाता है। ठीक, और आपको पूछे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहा जाता है। जो कि मास्टर और मास्टर इसलिए बोला जाता है कि मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि पर, और पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसलिए उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पायरिडोक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडोक्सिन जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये आपको बताना है। तो ये विटामिन सी का नाम, विटामिन B6 सी नहीं, विटामिन B6 का ये नाम है। ठीक, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ठीक, ये पायरिडोक्सिन विटामिन B6 का नाम है। ए का नाम, विटामिन ए का नाम है रोटिनोल रासायनिक, जो कि आपको इसकी कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। ये सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, थायमीन बेरी रोग हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन आपको देखिए आगे आगे की तरफ मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद आएगा विटामिन B2, ये राइबोफ्लोविन इसका नाम है। फिर आता है विटामिन B3, पेंटोथोनिक आपको इसका नाम है। फिर विटामिन B5 आ जाता है। ठीक, ये जो महत्वपूर्ण है वही आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये निकोलिटिनमाइड इसका नाम है। ठीक, निकोसिन में कहीं कहीं लिखा होता है। B6 का आपको तो ये दिया ही है, ये सब याद रखिएगा। फिर आपको देता है ये विटामिन एक B12 देता है, B12 और B7 याद रखिएगा। बी आपको 7 में कौन कौन विटामिन हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम B7 में जो होगा बायोटीन हो जाएगा, बायोटीन B7 का होता है। B12 का साइनोकोबालिन होता है। कोबाल्ट बी विटामिन B12 में ही पाया जाता है, जिसके आपको कमी से पांडु रोग हो सकता है, एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक, और विटामिन डी का क्या नाम है? तो कैल्सीफिरोल नाम है। विटामिन सी का क्या नाम है रासायनिक? तो ये पूछ सकता है। तो एक्सकॉर्बिक अम्ल, एक्सकॉर्बिक एसिड आपको क्या नाम है? विटामिन सी का नाम है। ठीक, विटामिन के का पूछ सकता है, जिससे आपको रक्त का थक्का आपको बनता है, विटामिन के, इसका क्या नाम है? तो फिलोक्विनोन नाम है। ठीक, विटामिन के का, तो ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका कब स्थापित किया गया था? ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में, इसको द्वैध शासन से अलग मानिएगा। ये कह रहा है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, तो द्वैध शासन के अंतर्गत इसे मत लाइएगा। ठीक, अगर लाइएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा, फिर आपको कहिएगा तो ये तो क्वेश्चन में हम गलती कर बैठे। ठीक, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद के जो है स्थान पर राज्य परिषद और विधानसभा वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल बन गए थे। मिस मान लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा बन चुका था। कब? 1919 का जो एक्ट आया था। ठीक, केंद्र में। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आता है कि द्वैध शासन क्या होता है? तो द्वैध शासन होता है कुछ सब्जेक्ट को आरक्षित कर देना और कुछ सब्जेक्ट को नहीं करना। ठीक, इसके कुछ सब्जेक्ट आरक्षित हो जाते हैं, जो उस पर एक कोई व्यक्ति कानून बनाएगा या उस पर एक ही लोग मतलब एक ही संस्था कोई ना कोई कानून बनाएगा, और एक होता है हस्तांतरित, वो सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं जो कि जरूरी सब्जेक्ट होते हैं, सार्वजनिक सब्जेक्ट होते हैं, उस पर कानून बनाने के लिए मंत्रियों को दे दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये जो आता है द्वैध शासन के अंतर्गत आता है। तो द्वैध शासन जो आता है प्रांतों में, सबसे पहले ये 1919 के एक्ट के अंतर्गत आता है प्रांतों में, और आपको केंद्र में कब आता है? तो 1935 के एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्हें प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था आपको संविधान सभा में, आपको 13 दिसंबर 1946 को, ये ये माफ कीजिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आज जो उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा परम्बल बन चुका है, इसकी याद रखिएगा, प्रस्तावना जिसे बोला जाता है। तो 91 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को आपको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसका आपको चुन लिया गया था, मतलब स्वीकृति मिल गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत है? तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि हमारे संविधान में जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, जो सभी सदस्य होते हैं, उनके निर्वाचन, जो निर्वाचित होते हैं, उनकी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का भी प्रक्रिया लिया गया है। ठीक, और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। लेकिन ये पूछे कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनयन होते हैं, विशेष क्षेत्र से मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो जो प्रावधान लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रोटेम स्पीकर जो है
इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो अभी 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। हर एक लोकसभा के चुनाव में प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो कि सभी जो सदस्य होते हैं उनको आपको शपथ दिलवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, इसकी जो आपको नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था इसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 है, ये सबसे सीनियर मोस्ट जो होते हैं उनको ही चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये कोस्टोरिका की राजधानी है। कोस्टोरिका की राजधानी कौन है? सेंट जोस है। प्लूटो रिको जो है ये इसकी आपको पूछ सकता है कि प्लूटो रिको एक होता है, प्लूटो रिको, हंडुरास, जमैका, इसकी अलग अलग राजधानी देखिए। प्लूटो रिको की राजधानी है सैन गुआन। हंडुरास की राजधानी आपसे पूछ सकता है कि हंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो तेगु सिगल्पा। और आपसे ये पूछ सकता है कि जमैका की राजधानी कौन है? तो किंगस्टन हो जाएगा, ठीक। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 के दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो एक होता है दम्फा, एक होता है नामदफा। तो ये दम्फा जो है, ये दम्फा, ये आपको मिजोरम में पड़ता है। मिजोरम में ये जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और यहीं अगर नामदफा देता तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाता, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मुरलेन भी पड़ता है ना नेशनल पार्क, वो भी आपको मिजोरम में, मुरलेन भी आपको नेशनल पार्क मिजोरम में पड़ता है। ये आपको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पर जो नामदफा है ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। आपको नामदफा जो पड़ेगा टाइगर रिजर्व, ये आपको पार्क है। और जो पकोई टाइगर रिजर्व है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति कब लागू की? भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति कब लागू की? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादातर लड़के गलत कर बैठते हैं, क्योंकि बहुत से अधिनियम है जिसे आपको याद करना पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले जो वन आपको लागू किया गया था भारत में वन संरक्षण अधिनियम, ये 1952 लागू किया गया था, ठीक, जिसे 1988 में संशोधित कर दिया गया था। तो इसका आंसर आपको बी हो जाता, बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 1952 में लागू किया गया था और संशोधित कर 1988 में संशोधित कर दिया गया था, ठीक। जो अलग अलग अधिनियम है, जैसे कि आपसे एक अधिनियम ये पूछता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। वैसे ही टाइगर जो अब आया था, टाइगर प्रोजेक्ट, ये आया था 1973 में, ठीक। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। मेरी बात पर, हर बात पर ध्यान में रखिएगा, ठीक। राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम जो आया था ये 1988 में आया था। अब यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था जल प्रदूषण अब जो आया था नियंत्रण अधिनियम। वैसे ही वायु प्रदूषण अधिनियम जो आया था ये 1981 में आया था। और वैसे ही आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में आया था। पर्यावरण आपको जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक। फिर आपको ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 2000 में आया था ध्वनि प्रदूषण अधिनियम, ठीक। और टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में आया था, ये मैं आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 97 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ये जो है ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ किसका राजधानी है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश का राजधानी, नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को, ठीक। ये याद रखिएगा। तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। दो क्वेश्चन और याद रख लीजिए, जो बार बार पूछता है, दो नहीं 3 क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर तीनों मैं बता देता हूँ, ठीक। ये पूछता है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। वैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कहाँ पर स्थित है? वो भी कोलकाता में स्थित है। वैसे एक होता है जूलॉजिकल, ये होता है जूलॉजिकल, ठीक। एक होता है जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल का भी सर्वे ऑफ इंडिया है, वो भी कोलकाता में है। और जूलॉजिकल मीन्स की ZOO जूलॉजिकल जिसे बोला जाता है, जंतु वाला, ठीक। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी कोलकाता ही में है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब आपसे पूछे कि भारतीय मौसम विज्ञान जो कहाँ है, इसके स्थान भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये पहले कोलकाता में ही था, लेकिन फिर दिल्ली में इसे हस्तांतरित कर दिया गया था। 1875 में जो खोला गया था भारतीय मौसम विभाग जो खोला गया था, ये कोलकाता में किया गया था, लेकिन फिर बाद में दिल्ली में हस्तांतरित इसे कर दिया गया, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, यहाँ पर देखिए आ गया क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसका मुख्यालय जो स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये विश्व का मौसम संगठन विज्ञान है, ये आपको जनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जनेवा में स्थित है। ये पहले मैं आपको कराया था। विश्व आपको इस कुछ क्वेश्चन पहले ही मैं 2-3 दिन से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए पूछ दिया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है और इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। भारत में जो स्थित है, भारत मौसम विज्ञान है, ये आपको जो है ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और स्थापना 1875 में किया गया था। जब 1875 में भारत मौसम विभाग का स्थापना किया गया था, ये जब किया गया था उस समय कोलकाता में था, लेकिन फिर बदल कर उसे कहाँ लेकर चला गया था? तो वो आपको दिल्ली फिर बाद में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सतरिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य की है? तो यह है असम की। तो 99 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जैसे कि आपको तमिलनाडु के कौन है? भारतनाट्यम है।
आपको कुचिपुड़ी कहाँ के है, तो आंध्र प्रदेश का है। कथकली ये पूछ सकता है, ये कहाँ का है, तो यह है केरल का है। वैसे ही आपको ये पूछता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, डेनमार्क की संसद किस नाम से जानी जाती है? जो डेनमार्क की संसद है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फोल्केटिंग के नाम से जाना जाता है, फोल्केटिंग के नाम से जाना जाता है डेनमार्क के संसद को। और वहीं नेसेट किसको जाना जाता है? नेसेट जो इजराइल के संसद को नेसेट बोला जाता है। और कांग्रेस किसको बोला जाता है? कांग्रेस जो है ये यूएसए के जो संसद होते हैं उनको कांग्रेस बोला जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने कराया, इससे पहले जो भी सेट कराया था उसका लिंक नीचे दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बता दीजिएगा। जो भी कराता हूँ अप टू डेट मैं आपको जानकारी देता हूँ, इसलिए वीडियो इतना लंबा हो जाता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं प्लेटफॉर्म का भी सेट स्टार्ट कर दूँ, इसके पैरेलल में सुबह शाम दोनों आपको सेट आते रहेगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। आप लोग जितना ज़्यादा यस लिखिएगा मैं आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूंगा प्लेटफॉर्म का भी, क्योंकि नया उसका भी आ चुका है वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का भी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।